नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का जो विज्ञान का पेपर है उसको लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं। सैंपल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, राजस्थान बोर्ड ने, वो हम लेकर के आए हैं। जिन बच्चों ने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा है उन बच्चों को अच्छे से पता होगा कि हम पार्ट 1 और 2 के अंदर सेक्शन ए, बी और सी को हल कर चुके हैं और आज हम सेक्शन डी लेकर के आए हैं इसी क्रम में। इसमें जो है राजस्थान बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है उसका पैटर्न दिया गया है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, किस तरह का पैटर्न जो है इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में विज्ञान का पेपर किस तरह से आएगा वो पैटर्न इसमें दिया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। सेक्शन डी से शुरू करते हैं क्योंकि ए और बी जो है हम अपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पहले हल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वो दोनों वीडियो जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन डी, यानी कि खंड द जो है हम हल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो खंड द के अंदर बच्चों जो पूछे गए हैं वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, यानी बड़े प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। 6-6 नंबर के प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं। तो खंड डी के अंदर बच्चों जो प्रश्न हैं वो प्रश्न संख्या 23 से 25 तक सेक्शन डी के अंदर हैं जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कील जो होती है हम जानते हैं उसका एक सिरा नुकीला होता है नीचे से और एक सिरा ऊपर से जो होता है वो चपटा होता है। कह रहा है अगर नीचे वाले नुकीले भाग को भी चपटा कर दिया जाए तो बल और दाब दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बल जितना था उतना का उतना रहेगा, बल के ऊपर कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ेगा। लेकिन दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब का सूत्र दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटे में क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का रेसिप्रोकल होता है, वही क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब कम होता जाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि कील के नुकीले भाग जिसका कि क्षेत्रफल कम होता है को चपटा कर दिया जाए, चपटा करने का मतलब क्षेत्रफल उसका हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। समान बल लगने पर क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, बल तो वही लग रहा है, बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो समान बल लगने पर क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब बहुत कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, दाब जो है बहुत कम हो जाएगा और बल में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो इस वजह से दाब बहुत कम हो जाएगा। इस कम दाब के कारण कील को दीवार पर या लकड़ी में ठोकना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि दाब बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों दीवार के अंदर कील या लकड़ी जो है, कील को जो है लकड़ी या दीवार के अंदर ठोकना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, यानी असंभव के बराबर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। 23वें प्रश्न के दो भाग हैं, पहला 2 नंबर का है और दूसरा जो है 4 नंबर का है, यानी कुल मिलाकर के 23वां प्रश्न 6 नंबर का है बच्चों। तो इसमें पूछा है, वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है। वायुयान आपने देखे होंगे, उसकी आकृति जो है पक्षी के समान होती है, तो उसकी ऐसी आकृति क्यों बनाई जाती है। तो उसका कारण है, वायुयान की आकृति पक्षी के समान, जिसे हम धारा रेखीय आकृति कहते हैं। पक्षियों की आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, धारा रेखीय आकृति इसलिए बनाई जाती है ताकि हवा के घर्षण को कम किया जा सके। हवा जो है घर्षण बल लगाती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं या वायुयान हवा में जब चलता है तो एक घर्षण बल लगता है, और हम जानते हैं घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो क्या होगा, अगर हम धारा रेखीय उसकी आकृति बनाएंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा। जब वायुयान तेज गति से हवा में चलता है तो यह विशेष आकृति हवा को आसानी से अपने ऊपर से गुजरने देती है। जब वायुयान हवा में चलेगा तो क्या होगा, घर्षण बल को कम कर दिया जाएगा धारा रेखीय आकृति के कारण, जिससे आसानी से जो है वायुयान हवा में चल सकेगा। इससे वायुयान पर लगने वाला वायु का खिंचाव यानी घर्षण बल जो है वो कम हो जाता है, जिससे
ईंधन की बचत होती है और तेज गति प्राप्त करना आसान हो जाता है। यानी कि हवा का जो घर्षण बल है उसको धारा रेखाकृति के कारण कम कर दिया जाएगा, जिससे वायुयान आराम से चलेगा, तेजी से गति पकड़ेगा और ईंधन की भी बचत होगी। इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, राइजोबियम जीवाणु एवं विनाइट्रीकरण जीवाणु परस्पर विपरीत कार्य करते हैं, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो राइजोबियम जीवाणु होता है और विनाइट्रीकरण जीवाणु, ये दोनों एक दूसरे का उल्ट काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं, इसका विश्लेषण आपको करना है। तो देखिए बच्चों, राइजोबियम जीवाणु का क्या काम होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं बच्चे, ये पाया जाता है लेग्युमिनस जो प्लांट होते हैं यानी फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है N2 गैस, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ये नाइट्रेट में और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, जिससे पौधे उसको आसानी से अवशोषित करेंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, उपज ज़्यादा होगी। इसके विपरीत विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं बच्चों, ये मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रेट को वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रेट है उसको वापस क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस में बदलने का काम कौन करते हैं, विनाइट्रीकरण जीवाणु करते हैं, जिससे पौधों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। ये तो क्या करते हैं, पौधों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलते हैं, जबकि विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं, इस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल करके वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं। तो इन दोनों का काम जो है बच्चों एक दूसरे के विपरीत हो गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव नेत्र की संरचना में परितारिका एवं दृष्टिपटल रेटिना की अवस्थी का देखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण विश्लेषण कीजिए। मानव नेत्र के अंदर एक परितारिका होता है, दृष्टिपटल रेटिना जो होता है उसका जो है देखने के संदर्भ में क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों, परितारिका जो होती है वो आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। देखिए बच्चों, आपको बता दूं परितारिका क्या होती है, आंख का जो कलर निर्धारित होता है ना, कौन से कलर की आंख है, तो आंख का कलर किससे निर्धारित किया जाता है, परितारिका आंख के कलर के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा आंख की पुतली के साइज को भी परितारिका बच्चों नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को कैसे नियंत्रित करती है, अगर ज़्यादा प्रकाश आ गया है तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और अगर कम प्रकाश है तो भी जो है पुतली का साइज बढ़ जाता है, फैल जाती है। ये काम कौन करता है, परितारिका के द्वारा आँख की पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है, जिससे आँख में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश पर नियंत्रण होता है। जबकि रेटिना का क्या काम होता है बच्चों, रेटिना पर वस्तु की छवि बनती है, जो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। इसमें उपस्थित कहाँ, रेटिना में जो उपस्थित होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, वो छवि को संकेतों में बदलकर कहाँ तक पहुँचाती हैं, मस्तिष्क तक बच्चों ये पहुँचाती हैं। इस प्रकार इन दोनों की स्थिति व कार्य आँखों में उपयुक्त प्रकाश पहुँचाने, साफ व स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। यानी दोनों की ही आवश्यकता है। परितारिका क्या करेगी, प्रकाश को नियंत्रित करेगी, क्योंकि ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। साथ में बच्चों ये जो रेटिना है यहाँ पे छवि बनती है, इमेज बनती है, और वहाँ से फिर तंत्रिका कोशिकाएं संदेश पहुँचाती हैं मस्तिष्क तक, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, स्पष्ट व साफ दिखाई देती हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है बच्चों, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वाहन चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मान लो घूमने गए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरे 6 नंबर का प्रश्न है। तो क्या है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, वाहन को निर्धारित गति सीमा व केवल निर्धारित मार्गों पर चलाना चाहिए। जो वाहन आप लेकर के गए हो उसको निर्धारित गति सीमा, ना बहुत तेज नहीं चलाना है आपको, और जो निर्धारित मार्ग होते हैं उन्हीं पे चलाना है। दूसरा है, अनावश्यक रूप से हॉर्न या तेज संगीत नहीं चलाना है। अनावश्यक रूप से आप हॉर्न बजाए जा रहे हो या बहुत तेज संगीत चला रहे हो तो क्या होता है, वन्य जीवों को डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वाहन से कचरा बाहर नहीं फेंकना है।
क्या करना है आपको, वहाँ अगर आप घूमने गए हो तो वहाँ वाहन से कचरा बाहर नहीं फैलाना है, वहाँ के क्षेत्र को जो है वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, साफ स्वस्थ रखना है। आगे है, यह सुनिश्चित करें कि वाहन प्रदूषण ना फैलाए। आप जो वाहन लेकर के गए हैं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा हो, तो यह सुनिश्चित करें कि वाहन प्रदूषण ना फैलाए और वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वन्य जीवों के साथ क्या करना है, आपको सुरक्षित दूरी पर चलना है, सुरक्षित दूरी बना करके आपको रखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र में निरूपित कीजिए। कोई दो जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपको दिखानी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एक यहाँ होती है जो दिमाग के अंदर होती है, यानी मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। दूसरा है बच्चों जो गले में उपस्थित होती है थायराइड ग्रंथि, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन ये रिलीज करती है, और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बच्चों छोड़ती है। तो आपको कोई दो दिखाने हैं, आप चाहें तो टेस्टिस और दूसरे भी दिखा सकते हैं, अग्नाशय वगैरह यहाँ पे जो होते हैं, लेकिन दो पूछे गए हैं तो हमने ये दो दिखा दिए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य के भ्रमण के दौरान आवश्यक बातों हेतु रूपरेखा निर्माण कीजिए। अथवा में है, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहें तो आप वन्य जीव अभ्यारण्य के भ्रमण के दौरान आवश्यक बातों हेतु रूपरेखा निर्माण करना है। तो वन्य जीव में अभ्यारण्य के लिए आवश्यक बातें क्या हैं भ्रमण के दौरान, देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य के भ्रमण के दौरान आवश्यक बातों की रूपरेखा इस प्रकार से है। पहला है, अभ्यारण्य के नियमों का पालन करें। अभ्यारण्य के जो भी नियम हैं उनका आप पालन करेंगे। जानवरों या उनके आवास को परेशान ना करें। जानवर वहाँ जो रहते हैं उनके आवास को बाधित ना करें, उन जानवरों को परेशान आपको नहीं करना है। कहीं भी कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी आपको वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं फैलानी है। शोर कम करें और वातावरण को शांत बनाए रखें। आपको शोर नहीं करना है और शांत वातावरण बना करके आपको रखना है। जानवरों को खाना नहीं खिलाना है, ऐसा नहीं करना है कि आप जानवरों को खाना खिला रहे हो, इससे आपको रिस्क है, तो जानवरों को खाना ना खिलाएं। फिर है, प्रतिबंधित क्षेत्रों में ना जाएं। जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है कि प्रतिबंधित क्षेत्र, वहाँ पे आपको जाने की गलती नहीं करनी है। और अगली सावधानी क्या रखनी है, अभ्यारण्य के कर्मचारियों और अन्य सैलानियों का सम्मान करें। आप अभ्यारण्य में घूमने गए तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं और दूसरे जो सैलानी वहाँ घूमने आए हैं उनका आपको सम्मान करना है। तो ये जो है कुछ आवश्यक बातों की रूपरेखा है जो वन्य जीव अभ्यारण्य के भ्रमण के दौरान आपको पालन करनी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है बच्चों, किशोर अवस्था के लिए आवश्यक संतुलित आहार को सूचीबद्ध कीजिए। किशोर अवस्था आप जानते हैं जो टीनेज होती है, उस समय आपको संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है ताकि शरीर की संपूर्ण वृद्धि हो सके। तो कौन सी जो संतुलित आहार है वो है, उनकी सूचीबद्ध उसको किया है। तो क्या है, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि का समय। हम जानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान अपने शरीर की वृद्धि तेजी से होती है, इसलिए संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होने चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। संतुलित जो आहार होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जो हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट बच्चों किस में होता है, रोटी, चावल, अनाज और बाजरा वगैरह के अंदर कार्बोहाइड्रेट बच्चों पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद है प्रोटीन। तो शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बच्चों बहुत आवश्यक है। तो प्रोटीन वाला भोजन भी हमें लेना चाहिए जो किसमें होता है, दालें, दूध, पनीर, अंडे, मूंगफली और सोयाबीन के अंदर बच्चों प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है वसा। अतिरिक्त ऊर्जा और विटामिन के लिए आपको वसा चाहिए। तो सीमित मात्रा में घी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। घी, तेल, मक्खन और मेवे आप ले सकते हो जिससे आपको वसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। और बच्चों विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज के लिए आपको क्या खाना है, सुरक्षा और वृद्धि के लिए विटामिन और खनिज की जरूरत होती है। आप बीमार कम हो, बीमारियों से आपकी रक्षा हो, प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत हो, और वृद्धि के लिए किसकी ज़रूरत है, विटामिन और खनिज की ज़रूरत आपको होती है। तो विटामिन और खनिज बच्चों किस में मिलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ताज़े मौसमी फल, इनसे आपको क्या मिलेंगे, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में बच्चों उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद है विशिष्ट खनिज।
तो विशिष्ट खनिज के अंदर आपको कैल्शियम और आयरन की विशेष ज़रूरत होती है बच्चों। तो हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियाँ आपकी मजबूत हों उसके विकास के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, जो आपको दूध, दही और पनीर से बच्चों पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। आयरन की बात करें तो आयरन, जिसको हम लौह तत्व भी कहते हैं, रक्त निर्माण के लिए, आपके शरीर में रक्त के निर्माण के लिए बच्चों आयरन की पर्याप्त ज़रूरत होती है। तो वो किस में मिलता है? आयरन आपको पालक, गुड़, खजूर, आंवला आदि से बच्चों आपको आयरन मिल सकता है। इस तरह से बच्चों अपना ये जो सैम्पल पेपर था कक्षा 8 के लिए, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपने देख लिया है कि किस तरह का पैटर्न इसमें आएगा। इस सैम्पल पेपर को हमने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसी तरह का पैटर्न जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के अंदर विज्ञान विषय में इसी तरह के प्रश्न, इसी पैटर्न के प्रश्न आपसे बच्चों पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा है वो अवश्य देखें, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक के माध्यम से डाल दूँगी और अपने दूसरे दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, उन्हें भी पता चल सके कि पैटर्न किस तरह का होगा और किस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद बच्चों साथ बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।